बनाना पसंद है, फिर भूखे गरीबों के लिए उन्हें खाना खिलाकर वो खुश होता है। बाकी तो वो सिर्फ इसलिए खाना बनाता है क्योंकि ये उसका काम है। लेकिन वो रहस्यमयी आदमी जिद करता रहा और उसे खुद खाना बनाने के लिए कहता रहा, जिससे वो नाराज हो गया। मेटल कैप्टन का इनाम 4 मिलियन बेरीज है और इयान के पिछले बिल को घटाने पर उनके पास 3 मिलियन बचेंगे, जो बहुत सारे भोजन के बराबर है। यह वास्तव में परेशानी भरा है। ईशान ने भौहें चढ़ाई और कुछ नहीं बोला। तुमने मुझे एंट्रेंस पर ही रोक लिया, कई बार मेरा अपमान किया, मेरे ऑर्डर के बीच में ही भागकर एक महिला को बधाई देने चला गया, और फिर पूछ रहा हूं कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना। ईशान अपने साथ हुए व्यवहार से बहुत परेशान था, इसलिए उसने जानबूझकर संजय को थोड़ी परेशानी दी, चाहे वो सिर्फ खाना बनाने की ही बात क्यों न हो। अब संजी का उदास चेहरा देखकर ईशान को संतुष्टि महसूस हुई। इयान के चेहरे पर मुस्कान देखकर वह और भी नाराज हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि ज़हीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, ठीक है, हम उस समय तुम्हारे लिए 13 लाख का खाना तैयार कर देंगे। लेकिन पहले बता दूं, इस रमसी नाम के आदमी को मैं उसके इनाम के लिए मरीन को नहीं सौंपूंगा। उन्हें ईशान थोड़ा हैरान हुआ, क्या तुम उसे जाने देना चाहते हो? उसे समुद्री डाकू बने रहने देना चाहते हो? नहीं। ज़हीर ने सिर हिलाया, मैं उसे अपने यहाँ ले लूंगा, उसे यहाँ वेटर या शेफ का काम करने दूंगा। आखिरकार हम भी तो समुद्री डाकू हुआ करते थे, हालांकि हमने उस रास्ते पर चलना छोड़ दिया है। अपने साथियों को नौसैनिकों के हवाले करना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, जो चाहो। ईशान ने सिर हिलाया। खैर, ये तो तुम पर निर्भर है। वो पूरी तरह तुम्हारा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ क्या करो, बस इससे मेरा बिल निकल जाए। खैर, मुझे लगता है कि वो बस 1 मिनट में आ ही जाएंगे, तुम खुद ही उनसे निपटने का कोई रास्ता निकाल लो। ज़हीर ने पलटकर पैडी से कहा, इसे नीचे ले जाओ और इसका इलाज करो, कारने खून साफ करो। यह कहकर ज़हीर चला गया। पैटी ने बेहोश कप्तान को उठाया और नीचे चली गई, जबकि कारने ने, जो गोल धूप का चश्मा पहने हुए था, अन्य रसोइयों से सफाई के उपकरण लाने को कहा और खून के धब्बे साफ करने लगा। यह देखकर कि उसका मामला यहीं खत्म हो गया है, ईशान ने कंधे उचका दिए और जाने की योजना बनाई। धातु के समुद्री लुटेरों का शिकार करने वाला युद्धपोत जल्द ही आ सकता है, और ऐसा लगता है कि वे लोगेटाउन मरीन बेस से हैं, इसलिए बहुत संभव है कि कोई उसे पहचान ले। ईशान अभी दुनिया भर की सरकारी खुफिया एजेंसियों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। यदि वे उसे पहचान लेते हैं तो स्वयं फ्रॉस्ट मून गांव वापस जाने से उसके गृहनगर का पता चल जाएगा, और निको ऋतु की तलाश में अलाबास्ता जाने से विश्व सरकार को पोनेग्लिफ पर उसके कब्जे के बारे में पता चल जाएगा। चाहे जो भी हो, अब पहचाना जाना एक बुरी बात है। जहां तक हॉकिंस या ज़ाहिर का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पता था कि वह कौन है, वे नहीं बताएंगे। जब तक वह विश्व सरकार या मरीन की नजरों से छिपा रहेगा, तब तक वह ठीक रहेगा। लेकिन जिस काम के लिए वह आया था, उसे पूरा करने के बाद फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जैसे ही ईशान जाने वाला था, संजय फिर से उसके सामने आ गया, लेकिन इस बार उसने बस अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल लिए और उसने कोई अवरोध पैदा नहीं किया। अब क्या? ईशान ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या तुम समुद्री डाकू बनना चाहते हो और मेरे साथ चलना चाहते हो? इसके बावजूद ईशान को पता था कि संजय उसका पीछा नहीं करेगा। निश्चित रूप से संजय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बाराती रेस्तरां का शेफ हूं और मैं यह जगह नहीं छोड़ूंगा।
बहुत समय पहले उसे बचाने के लिए जेफ की दयालुता का बदला चुकाने के लिए संजय उसके साथ रहा और उसके रसोइयों में से एक के रूप में काम किया, ताकि वह किसी अजनबी की बात पर समुद्री डाकू बनकर न चला जाए। हालांकि ज़हीर नहीं चाहता था कि संजय अपनी जवानी इतने बूढ़े आदमी के साथ बिताए, वह उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज़ाद छोड़ना चाहता था। तार्किक रूप से नया शिचिबुकाई ईशान एक अच्छा मौका है, लेकिन समस्या यह है कि ज़हीर ईशान को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानता, इसलिए संजय को उसके हवाले करना नामुमकिन है। ईशान यह बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसने यूं ही कह दिया। संजय ईशान के सामने सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए खड़ा था। तुम बहुत ताकतवर लग रहे हो और बूढ़े ने मुझे तुमसे लड़ने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। उसने ईशान को घूरा। पर तुम खाना बनाने के लिए सिर्फ मेरा ही नाम क्यों लेते हो? क्या तुम्हें मेरा खाना इतना पसंद है? ईशान ने उससे झूठ नहीं बोला, कहा, मेरे दल में भी एक महान शेफ है, उसका खाना बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल आपके जैसा। एक शेफ होने के नाते उसे अपनी कारीगरी की तारीफ से ज्यादा खुशी किसी और चीज से नहीं मिलती, इसलिए ईशान के प्रति संजी की भावनाएं थोड़ी बेहतर हो गईं। उसकी बातें सुनकर वह ईयान के शेफ के बारे में थोड़ा उत्सुक हो गया। सच में मुझे नहीं पता कि हम भविष्य में फिर मिलेंगे या नहीं, शायद तब मैं उसके साथ रेसिपीज का आदान प्रदान कर सकूं। शायद। ईशान हंसा और हाथ हिलाया। मैं अब जा रहा हूं। मैं जल्दी ही खाना लेने आऊंगा। हालांकि इससे पहले कि ईशान जाने के लिए अपना पैर उठाता, मरीन सैनिकों का एक झुंड रेस्तरां में घुस आया। ये सभी मरीन सैनिक बंदूकें लिए हुए थे, यानी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आ सकते थे। यह देखकर संजय चिल्लाया, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे रेस्टोरेंट के मेहमानों को परेशान मत करो। बेशक वो बस बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। सबको पता है कि मरीन यहाँ रमसी के लिए हैं, लेकिन चूंकि ज़हीर उस आदमी को रखने के लिए राजी हो गया था, इसलिए संजय को इन मरीन सैनिकों से निपटने में मदद करनी पड़ी। संजय की ओर देखते हुए मरीन सैनिकों ने कोई जवाब नहीं दिया। संजय जब थोड़ा नाराज होने लगा, तभी एक आवाज आई, मेहमान। क्या आप घायल समुद्री लुटेरों को अपने रेस्टोरेंट में मेहमान मानते हैं? आवाज सुनकर कुरीना तलवार की मूठ थामे भोजनालय में चली गई। अंदर आते ही उसकी भयंकर निगाहें संजय पर टिक गईं। मरीन सैनिकों के आने की आहट सुनकर ईशान पीछे के दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं सका। परिणामस्वरूप वह स्तब्ध रह गया। ताशिगी? ईशान ने आश्चर्य से महिला लेफ्टिनेंट को देखा। गलती से सोचा कि यह ताशिगी है, लेकिन फिर उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, यह ताशिगी नहीं है। उसका चश्मा कहाँ है? ईशान पहली नजर में कुरीना को पहचान नहीं पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि ईशान को उसके ठीक होने की खबर नहीं मिली थी। दूसरी बात, कुरीना के जागने के बाद उसने अपने बाल छोटे करवा लिए थे, जिससे वह बिल्कुल ताशिगी जैसी लग रही थी, और उसने मरीन की वर्दी भी पहनी थी, जो ईयान की कल्पना से थोड़ा परे था, इसलिए वह कुरीना को पहचान नहीं पाया। हालांकि ईशान जितना ज्यादा उसे देखता है, उसे उतना ही गलत लगता है। हालांकि उसने कुरीना को ताशिगी समझ लिया था, लेकिन ताशिगी बिना चश्मा पहने नहीं जाती, और अजनबियों की आंखों में देखते हुए वह थोड़ी शर्माती हुई लगती है, जो कुरीना के स्वभाव से बिल्कुल अलग था। जब कुरीना अंदर आई तो उसने पिछले दरवाजे पर ईशान को नहीं देखा, क्योंकि केवल संजी की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। जहां तक संजय की बात है, कुरीना को देखते ही कामुक रसोइये का चेहरा तुरंत उग्र से मूर्खतापूर्ण हो गया। उसकी आंखें आड़ू के रंग के दिल के आकार की हो गईं, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसके पैर नूडल्स की तरह कांपने लगे।
फिर वह कुइना की ओर दौड़ा। अरे खूबसूरत समुद्री महिला, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। संजय कुइना के पास दौड़ा, घुटनों के बल बैठा, एक गुलाब का फूल पकड़ा जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ से आया है, और तारीफ करते हुए उसे कुइना को दे दिया। आज से मैं आपका सबसे वफादार सेवक हूँ। ऐसे वीर स्वभाव और सफेद वर्दी के साथ जैसे ही संजय ने कुइना को देखा, उसे लगा जैसे उसका दिल जीत लिया गया हो। यह एक उचित वर्दी है प्रलोभन। कुरिना संजी के हाव भाव से चौंक गई और खुद को एक छोटा सा कदम पीछे हटने से नहीं रोक सकी। फिर वह ठंडे स्वर में चिल्लाई, चुप रहो। कुरिना का स्वभाव थोड़ा घमंडी था। जब जोरो पहली बार इशिन डोजो में आया था और उससे हार गया था, तब भी वह हारने से थोड़ा हिचकिचा रहा था। कुरिना ने तो उसे एक चिल्लाता हुआ जंगली कुत्ता तक कह दिया था। अब संजय का सामना करते हुए वह बहुत असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसका स्वाभाविक स्वर और भी ठंडा हो गया। लेकिन ऐसी औरत के सामने संजय एक ढीठ आदमी बन जाता है, इसलिए उसे कुइना की डांट फटकार और बेरुखी की जरा भी परवाह नहीं थी। बल्कि उसके नथुनों से भाप की दो धाराएं निकलीं, बस महारानी कुइना को पुकारने के लिए। कुइना ने खुद को शांत किया और अपने हाथ में पकड़ी हुई म्यान को संजी के कंधे पर रख दिया। मैंने पूछा था, क्या वह व्यक्ति आपके रेस्तरां में मेटल पायरेट्स के कप्तान को ले गया है? यह सुनते ही संजय को तुरंत होश आया और उसे ज़हीर की कही हुई बात याद आ गई। यह कहना तो वाजिब है कि इस समय वह आसानी से झूठ गढ़ सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि संजय का अपना एक अलग ही शिष्ट स्वभाव है। वह किसी भी औरत को धोखा देने को तैयार नहीं है, इसलिए वह चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। यह देखकर कि संजय सहयोग नहीं कर रहा, कुइना ने उसे बात करने के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि अब वह एक लेफ्टिनेंट कमांडर है और उसके पास कुछ शक्तियां हैं, कुइना कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाली नहीं रही। इस रेस्टोरेंट के वेटर के सामने वह दूसरे पक्ष को कोई खतरा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और मरीन सैनिकों से कहा, जल्दी से इस जगह की तलाशी लो। हालांकि शब्द समाप्त होने से पहले एक तरह की उत्तेजना और अविश्वास के साथ बगल से एक आवाज आई, जिसमें कहा गया, कुइना। कुइना ने जब यह आवाज सुनी तो उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई और वह बेचैन हो गई। उसने गर्दन घुमाकर आवाज की दिशा में देखा तो उसे तुरंत ईशान खड़ा दिखाई दिया। इस समय कुइना पर बिजली गिर पड़ी और वह कांपती हुई आवाज में बोला, तुम। हालांकि उसने इयान की तस्वीर उसके वांटेड पोस्टर पर देखी थी, लेकिन कोमा में जाने के बाद से उसने इयान का चेहरा नहीं देखा था। लेकिन ईशान ने उसका नाम पुकारा, जिससे उसे अचानक सब कुछ याद आ गया। तो ईशान ने कैसे पुष्टि की कि उसके सामने वाला व्यक्ति कुइना है? उसके हाथ में जो वाडो इचिमोंजी था वही कुइना है। ईशान इस प्रसिद्ध तलवार से बहुत परिचित था। कुइना के कोमा के दौरान जोरो ने ईशान से लड़ते हुए अपनी तलवार का खूब इस्तेमाल किया था। इसलिए जब कुइना ने अपना कटाना संजी के कंधे पर रखा तो ईशान ने उसे तुरंत पहचान लिया। सरल शब्दों में कहें तो उसकी तलवार की बनावट और उसके अहंकारी स्वभाव को देखते हुए ईशान उसकी पहचान की पुष्टि करने में आसानी से सक्षम हो गया। ईशान के लिए ये वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज था। इस बार ईस्ट ब्लू वापस आने पर उसे उम्मीद नहीं थी कि कुइना जाग रहा होगा। ये कब हुआ? ईशान ने अविश्वास में अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटी और परिणामस्वरूप उसे तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन इससे उसे यकीन हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। अगर ईशान के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों की बात की जाए तो सबसे पहले कोशिरो और दूसरे कुइना का नाम आता है, क्योंकि ये दोनों ही लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में आने के बाद ईशान का ख्याल रखा।
इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि कुइना वास्तव में कोमा से जाग गया है तो ईशान इतना उत्साहित हुआ कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह तुरंत ही जल्दी से ऊपर जाना चाहता था, लेकिन कुइना उससे एक कदम तेज थी। वो पहले दौड़ी, ईशान को पकड़ा, उसे साइड वाले दरवाजे से घसीटकर रेस्टोरेंट के बाहर गई और फिर पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। भोजन कक्ष में बैठे मरीन सैनिकों का एक समूह एक दूसरे को देखता रह गया और किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कुरिना अपनी टीम को आदेश दे रही थी, लेकिन उसे आदेश पूरा करने से पहले ही बीच में ही रोक दिया गया। इसलिए मरीन सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि तलाशी का आदेश माने या नहीं। और संजय ने जैसे ही कुइना को इयान का हाथ पकड़कर बाहर भागते देखा, अचानक से बहुत गुस्सा हो गया। उसने पहली बार किसी देवी स्तर की सुंदर लड़की को देखा था। भले ही उसने कुइना को इयान का हाथ पकड़कर भागते देखा हो, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं उसे वो गंदा आदमी अगवा तो नहीं कर लेगा जो बिना पैसे दिए खाना खा गया। इसलिए वह तुरंत साइड दरवाजे की ओर भागा और उन्हें बाहर खदेड़ दिया। दरवाजे से बाहर भागते हुए 3 सेकंड भी नहीं हुए थे कि बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। संजी का शरीर रेस्टोरेंट की दीवार से टकराकर अंदर की ओर उछला। जोरदार धमाके के साथ वह कई मीटर पीछे रेस्टोरेंट के दूसरे छोर तक उछला और रुकने से पहले जमीन पर कई बार लुढ़का। इयान की आकृति छेद पर प्रकट हुई और इस समय उत्तेजित हत्यारे भावना के साथ उसने संजय से कहा, हमें फिर से परेशान मत करो, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। अभी अभी यह ईशान ही था जिसने संजय को वापस अंदर लात मारी थी। संजय व्यभिचारी रसोइया कुछ समझ नहीं पाया। वह अभी अभी कुइना से मिला था और उसने उन्हें बाहर भगाने की हिम्मत भी की थी। इसलिए इस बार ईशान ने इस बिगड़ैल व्यक्ति के प्रति विनम्र होना बंद कर दिया और बहुत गुस्से में उसने संजी के पेट पर इतनी जोर से लात मारी। संजय जमीन पर दुबका पड़ा रहा, बहुत देर तक अपना पेट पकड़े रहा, लेकिन वह संभल नहीं पाया। जब ईशान ने उसे अंदर लात मारी तो वह एक अद्भुत उग्र आभा के साथ फूट पड़ा। ईशान के प्रहार के बाद वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका और आखिरकार उसे बॉस धीर के इरादे का एहसास हुआ। अगर यह आदमी अपना बिल नहीं चुका पाया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यह सचमुच एक राक्षस है। संजय को लात मारकर मिसाल कायम करने के बाद मरीन सैनिक भी उनके पास जाने से डरने लगे और आज्ञाकारी होकर रेस्तरां में ही बैठे रहे। रेस्टोरेंट के बाहर ईशान को आखिरकार कुरिना से बात करने का मौका मिला। उसने उत्साह से कुरिना के कंधे पकड़े, क्या तुम सच में हो? कुरिना, तुम कब उठे? अभी कुछ समय पहले की बात है। कुरिना ने भी उत्साह से देखा और कहा, ठीक उसी समय जब तुम्हारे शिचिबुकाई बनने की खबर हमारे द्वीप पर पहुंची थी। यह बहुत अच्छी खबर है, यह शानदार है। ईशान खुशी से कह ही नहीं पाया, मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे पता था कि तुम एक दिन जाग जाओगी। बड़े भाई ईशान। लाल आंखों से कुरिना ने ईशान को प्रणाम किया और कहा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा और उस मूर्ख जोरो का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। ईशान ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, पर फिर उदास हो गया, माफ करना, मैं देर से आया। जब तुम उठीं तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। नहीं, ऐसा मत कहो। कुरिना ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, तुम मुझे ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढने निकले हो। मुझे तो हमेशा से पता था भाई, मेरे लिए भेजे गए शैतानी फल के लिए शुक्रिया। इसके साथ मैं अपने सपने का पीछा जारी रख सकूंगा। दरअसल ईशान हमेशा अपने दिल में कुरिना के बारे में सोचता रहता था। शैतान फल की उसकी तलाश पूरी हो गई थी, लेकिन ईशान को उसे ठीक करने का कोई अच्छा तरीका नहीं मिला था। हालांकि इस बार ईस्ट ब्लू लौटते हुए उसके मन में एक योजना थी।
चूंकि वह कार्ड स्टोर से 5 सितारा कार्ड के टुकड़े खरीद पाया था, इसलिए ईशान न केवल ओरोची के टुकड़े खरीद रहा था बल्कि एक और 5 सितारा कार्ड के टुकड़े भी इकट्ठा कर रहा था। सारा केरिगन के कार्ड के टुकड़े। ब्लेड्स की रानी। ईशान को हमेशा याद रहता था कि सिस्टम ने एक बार कहा था कि ब्लेड्स की रानी केरिगन एक मानसिक शक्तियों वाला कार्ड है, इसलिए वह वास्तव में ईस्ट ब्लू में रहने की योजना बना रहा था जब तक कि वह कार्ड को इकट्ठा नहीं कर लेता और फिर अलाबस्ता के लिए रवाना नहीं हो जाता। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुइना पहले ही जाग चुकी थी। तभी ईशान को अचानक हॉकिंस की भविष्यवाणी का परिणाम याद आया। जब उसने ईस्ट ब्लू वापस जाने के बारे में सोचते हुए टैरो कार्ड निकाला तो हॉकिंस ने कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा होगा। जब तक ईशान ने कुइना को नहीं देखा तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि तथाकथित आश्चर्य यही था। अरे, हॉकिंस का जादू सटीक है। ईशान ने इस बारे में सोचा, कुइना को पकड़ लिया और उसे अच्छी तरह से देखा। दरअसल ईशान ज्यादा समय तक फ्रॉस्टमून विलेज से बाहर नहीं गया था। उससे पहले वह कुइना से अक्सर मिलता था, लेकिन अब उसके बाल छोटे कर दिए गए हैं, इसलिए इयान की यादों में बसी छोटी बहन वापस आ गई है। उसकी सफेद वर्दी देखकर ईशान ने प्रशंसा से आह भरी। उसने पाया कि उसने यही पहना हुआ है जो उस पर बिल्कुल जंच रहा था। तुमने द्वीप कब छोड़ा? ईशान ने उससे पूछा। और तुम मरीन में क्यों जाना चाहती हो? लगता है तुम लोगेटाउन मरीन बेस गई थीं। तो तुम उस सूर्या वाले के अधीन काम कर रही हो? कुरिना ने सिर हिलाया। ईशान को कुछ बातें बताईं जो जागने के बाद उसके साथ हुई। फिर बोली, कैप्टन सूर्या और ताशिगी ने एक बार तुम्हारा जिक्र किया है। मुझे डर है कि कुछ भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। ईशान मुस्कुराया। वह सोच रहा था कि जब उसने मारिजोआ में बड़ा हंगामा मचाया और समुद्री डाकू बन गया तो सूर्या और ताशिगी को यह खबर सुनकर कितना आश्चर्य हुआ होगा। जब ईशान समुद्री डाकू शिकारी था तो वे दोस्त माने जा सकते थे, लेकिन फिर अचानक वे दुश्मन बन गए। कुरिना मुस्कुराया और बोला, वैसे पिताजी को लगा कि वे अब भी पढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्होंने युवा शिष्यों का एक नया समूह ले लिया है। वे छोटे बच्चे आपको अपना आदर्श मानकर आपकी नकल कर रहे हैं। दोनों ने फ्रॉस्टमून गांव के बारे में खुशी खुशी बातें की। जोरो के बारे में बात करते हुए कुरिना ने यह भी बताया कि वह अभी अभी द्वीप छोड़कर गया है। हाँ, जोरो आखिरकार समुद्र में चला गया और यह 3 दिन पहले की बात है। कुरिना के जागने के बाद जोरो को कोई चिंता नहीं रही। जिस दिन वह 18 साल का हुआ उसने कोशिरो को अलविदा कहा और अपनी नाव लेकर निकल पड़ा। कुरिना ने अपना मिशन पूरा करने के बाद लोगेटाउन वापस जाकर उसका इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह सुनकर ईशान ने बेबस नजरों से कहा, छोड़ो भी, क्या तुम्हें पता नहीं जोरो को दिशा का कोई ज्ञान नहीं है? वह कब इतनी खुशकिस्मती से रास्ता भटककर लोगेटाउन में पहुंच जाएगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। वास्तव में कुरिना को देखने के बाद ईशान ने सोचा कि चूंकि कुरिना कोमा से बच गई और होश में आई, इसलिए उसने सबसे महान तलवारबाज बनने की अपनी प्रेरणा खो दी होगी, लेकिन क्या जोरो भी ऐसा ही करेगा? हालांकि दोबारा सोचने पर उन्हें लगा कि वे इस बारे में बहुत अधिक सोच रहे थे। आखिरकार चरित्र ही भाग्य तय करता है। जोरोस एक जिद्दी और दयालु इंसान है। वह जो भी ठान लेता है उससे कभी पीछे नहीं हटता। और अब चाहे ईशान हो या कुइना, दोनों ही ताकत के मामले में उससे आगे हैं, इसलिए उनका साथ उसे एक और तरह का प्रोत्साहन देगा। इस समय उसके दिमाग में एक विचार आया। ईशान को अचानक लगा, आरव, साबो और ललित खुद कुइना और जोरो के समान लग रहे थे। इसलिए ईशान कुइना से पूछे बिना नहीं रह सका, चूंकि आप मरीन में शामिल हो गए हैं,
क्या आप अभी भी अपने सपने को पूरा करने की योजना बना रहे हैं? कुरिना ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। बड़े भाई, मेरा सपना मेरे दिलो दिमाग से कभी नहीं गया। और एक बात और है, मुझे लगता है कि भविष्य में मेरी समुद्री पहचान तुम्हारे काम आ सकती है। क्या इसीलिए तुम मरीन बने हो? ईशान ने आह भरते हुए कहा, हूँ। शुक्रिया कुइना, तुम्हारा दिल वाकई बहुत साफ है। ईशान मूर्ख नहीं था। हालांकि कुइना ने अपनी भावनाएं छिपाते हुए अस्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन ईशान समझ गया था कि वह अपनी पहचान का इस्तेमाल भविष्य में ईशान की मदद के लिए ही करना चाहती है। चूंकि कुइना का ऐसा इरादा है, तो शायद वह उसे धीरे धीरे मरीन में ऊंचे पद तक पहुंचाने में मदद कर सके। कुरिना को वाइस एडमिरल, एडमिरल या मरीन की पहली महिला फ्लीट एडमिरल भी बना दे। अरे, इसके बारे में सोचकर ही रोमांच महसूस होता है। वैसे कुरिना, क्या तुमने मेरा भेजा हुआ शैतानी फल खाया है? ईशान ने उससे पूछा। मैंने कर दिखाया। कुरिना ने ईशान की तरफ आंख मारते हुए कहा। पर इसे राज रखने के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अभी इसकी क्षमता को समझना शुरू कर रहा हूं और इसकी शक्ति को जगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस उस वक्त का इंतजार करो, मुझे यकीन है कि तुम चौंक जाओगे। वाह वाह, तुम्हें पता चल गया कि डेविल फ्रूट्स की एक जागृति अवस्था भी होती है। ईशान हंसा, बेस में सूर्या ही इकलौता डेविल फ्रूट यूजर है, तुमने शायद उसी से यह सुना होगा। चूंकि कुरिना अभी उसे बताने को तैयार नहीं था, इसलिए ईशान ने और अधिक पूछने का इरादा नहीं किया, भले ही वह वास्तव में उस शैतान फल की शक्ति के बारे में बहुत उत्सुक था। इस समय ईशान को अचानक एक प्रश्न सूझा और उसने पूछा, हाँ, अभी जब आप मरीन बन गए हैं, अगर मेरे साथ आपके रिश्ते का खुलासा हो जाता है, तो क्या यह आपको प्रभावित करेगा? शिचिबुकाई की पहचान नहीं होगी, लेकिन आपकी अन्य पहचान होगी, कुरिना ने कहा। एक और पहचान? क्रांतिकारी सेना। ईशान ने उसका मतलब तुरंत समझ लिया, और ऐसा लग रहा था कि मास्टर कोशिरो को इयान की जिंदगी में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा हो गया था। आखिरकार अंकल कुणाल और इवान को बच्चों के छोटे होने पर उससे मिलने आए थे, और जब उसने मारिजोआ में कोई बड़ा हंगामा किया, तो क्रांतिकारी सेना ने उसे खबर भेजी होगी। उसे कैसे अंदाजा नहीं हुआ कि ईशान क्रांतिकारी सेना में शामिल हो सकता है? कुरिना उसकी बेटी और इयान की बहन है, तो उसके जाने से पहले मास्टर कोशिरो ने उसे जरूर यह बात बताई होगी। चूंकि कुरिना मरीन में शामिल हो गई है, इसलिए वह उनके संसाधनों का उपयोग कर सकती है। अगर उसकी उपलब्धियां उसे मरीन मुख्यालय में प्रवेश करने और एक विशिष्ट सैनिक बनने की अनुमति देती हैं, तो कोई उसे अपनी क्षमताओं को उन्नत करना और अपनी हकी को जागृत करना सिखाएगा, जो उसके विकास के लिए लाभदायक है। लेकिन अगर यह पता चलता है कि वह क्रांतिकारी सेना के किसी सदस्य की रिश्तेदार है, तो चीजें दूसरी दिशा में जा सकती हैं। बेशक अगर उन्हें पता चल भी गया, तो उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। हालांकि ईशान उसे अपने दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि कुइना के चरित्र के साथ वह अभी भी स्वतंत्र रहना चाहेगी। यह सोचकर ईशान ने निर्णय लिया और कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें आज मिलना ही नहीं चाहिए था। अब जब तुमने मुझे बाहर खींच लिया है और कई लोगों ने यह देख लिया है, तो शायद हमें इसका अभिनय करना चाहिए। कुरिना एक चतुर लड़की है। उसके मन में पहले से ही इस बारे में एक विचार था। इसलिए ईशान के यह कहते ही वह अचानक मुस्कुराई और अपनी तलवार उठा ली। तो बड़े भाई ईशान, इतने सालों बाद हम अंदर जाकर एक मुकाबला क्यों न करें? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जोरो ने अपनी नाव के लिए मुझसे लड़ने की कोशिश की थी और वह हार गया था। बड़े भाई, क्या आप मुझे हरा सकते हैं?
ईशान हंसे बिना नहीं रह सका। कुरिना अब भी वही कुरिना था जिसे वह जानता था। इस जोड़ी के लिए उसके अनुरोध ने ईशान को फ्रॉस्टमून गांव के 3 बच्चों की याद दिला दी, इसलिए ईशान गर्व से भर गया। उसने भी अपनी तलवार उठाई और कहा, तुम्हारे हाथ में जो है वह वाडो इचिमोंजी है और यह सेनबोनजाकुरा है। इतना कह दिया, चलो शुरू करते हैं। कुरिना ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। अगले ही पल दोनों थोड़ा पीछे हट गए। ईशान थोड़ा उकड़ू बैठा। दोनों हाथों से उसने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी, तिरछी नीचे की ओर, जबकि कुरिना ने वाडो इचिमोंजी को पीछे की ओर रखा और खुद को एक तेज वार के लिए तैयार किया। रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार के आसपास की जगह ज्यादा बड़ी नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को पास से देखा और उनके पूरे शरीर तनावग्रस्त हो गए। हाँ, कुरिना ने पहला वार किया। वह तेजी से आगे बढ़ी। उसी समय उसने अपनी तलवार खींची और ईशान पर वार कर दिया। लेकिन जिस समय वह आगे बढ़ी, ईशान ने पहले ही नेन क्षेत्र में उसकी गतिविधियों को भांप लिया था, एक भविष्यवाणी कर ली थी और उसके हाथों में सेनबोनजाकुरा उस दिशा में जा गिरा जहां से वह आ रही थी। एक हल्की सी चांदी जैसी रोशनी हवा में एक समकोण पार कर उसके सिर की ओर झुकी। इत्तो ओबोरो जोर्डन ग्लांसिन ब्लेड हेज। इयान के तेज हमले से कुरिना का कटाव रुक गया। दोनों ब्लेड आपस में टकराए और एक आवाज हुई, लेकिन इयान का प्रभाव गायब नहीं हुआ। कुरिना के सिर पर एक चांदी की तलवार की आभा छा गई। उसके पीछे बाराती रेस्तरां की दीवार को काट दिया, जिससे दीवार पर एक बड़ा छेद हो गया। उस समय रेस्तरां में समुद्री सैनिकों ने अपने नेता कुरिना को लंबे समय से नहीं देखा था और उन्हें बाहर निकालने के बारे में झिझक रहे थे। नतीजतन ईशान ने दीवार तोड़ दी और अंदर के लोगों को तुरंत चौंका दिया। क्या लड़ाई हो रही है? क्या वह युवक हमारे कमांडर कुरिना से लड़ रहा है? जब उन्होंने सोचा कि बाहर जाकर पता लगाया जाए कि वह ठीक है या नहीं, तो दोनों लड़ते हुए उनके सामने आ गए। बाहर लड़ना बेकार था, इसलिए दीवार तोड़कर दोनों आपस में भिड़ते हुए अंदर चले गए। यह वाकई एक भयावह दृश्य था। ईशान लंबे समय से कुरिना के साथ दोबारा मुकाबले का इंतजार कर रहा था। वह शुरू में पूरी ताकत से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुरिना की मौजूदा ताकत इतनी जबरदस्त होगी। उसे शक था कि शायद यह उसके शैतानी फल की वजह से है, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और लगातार तरह तरह के तलवारबाजी के कौशल इस्तेमाल होते रहे। लेकिन अब वह तलवार कौशल जो वह उपयोग करता है, वास्तव में नेन की एक बड़ी मात्रा के साथ था और किसी भी समय सभी को एक फ्लाइंग स्लैश में बदल दिया जा सकता है, जिसके कारण लड़ाई के केंद्र में फ्लाइंग स्लैश का एक भयानक तूफान आया। तलवारों की झंझनाहट की आवाज के साथ तलवारों के गोले रेस्टोरेंट के विभिन्न स्थानों को तहस-नहस कर रहे थे। यह दृश्य देखकर किसी भी नौसैनिक की हिम्मत उनके पास जाने की नहीं हुई और वे चतुराई से जमीन पर लेट गए, जबकि कुछ अन्य लोग जल्दी से शरण लेने के लिए दौड़ पड़े। बाराती रेस्टोरेंट तो बस एक जहाज था। बेशक जहाज पर पत्थर की दीवारें नहीं हो सकती, इसलिए ईशान आसानी से उड़ते हुए वार से सीधे पतवार को तहस-नहस कर सकता है। इसलिए रेस्टोरेंट के अंदर उन्हें उत्पात मचाते देख संजय ने बेचैनी और गुस्से से कहा, अरे, क्या तुम हमारा जहाज डुबाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन इस समय ईशान और कुरिना लड़ाई में इतने मग्न थे कि संजय चाहे कितना भी जोर से चिल्लाए, वे नहीं रुकेंगे। अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले 10 मिलियन व्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अब अध्याय का आनंद लें। अपनी बहन पर हमला करना छोड़कर ईशान ने पाया कि कुरिना की तलवारबाजी की कुशलता में सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि ईशान भूल गई है कि कुरिना अतीत में किस स्तर की थी।
लेकिन इस मैच में ईशान ने पाया कि हालांकि उसे उसके शक्तिशाली वार का विरोध करने में कठिनाई हुई, लेकिन वह खुद का अच्छी तरह से बचाव करने में सक्षम थी। तलवारबाजी में बचाव बहुत जरूरी है। किसी विरोधी से लड़ते समय अगर किसी की रक्षा टूट गई तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। यान की तलवार के हर वार का विरोध करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि उसके पास नए कौशल का एकीकरण और अनुप्रयोग था। लेकिन कुलिना अभी भी अपनी शानदार ताकत पर भरोसा कर सकती थी, अपनी जमीन पर कायम रह सकती थी, और समय समय पर वह पलटवार के लिए अवसर पैदा करने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करने में सक्षम थी। ईशान कुलिना की ताकत देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद ईशान समझ गया कि शायद इसका संबंध उस शैतानी फल से है जो उसने खाया था। आखिर उसे पता नहीं था कि उसके लिए किस तरह का शैतानी फल वापस भेजा गया था। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस फल ने उसे एक कड़ी प्रतिद्वंद्वी बना दिया है, और उसके रूपरंग को देखकर लगता है कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। बेशक ईशान भी समझ गया था कि कुलिना को इस लड़ाई में कुछ अभिनय के तत्व डालने होंगे, इसलिए उसने फ्लाइंग स्लैश चलाकर माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। चूंकि उन्हें एक करतब दिखाना था, तो वो असली होना ही था। खुशकिस्मती से यान के वार को किसी खास प्रभाव से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, जिससे दोनों के बीच की लड़ाई हैरान करने वाली लग रही थी। कम से कम वो आम मरीन सैनिक तो उस लड़ाई में साथ नहीं दे पा रहे थे। हालांकि मुश्किल में सिर्फ बाराती रेस्टोरेंट ही है। अगर दोनों को इसी तरह लड़ते रहने दिया गया तो रेस्टोरेंट की तीसरी मंजिल गिरा दी जाएगी। संजय को यह पता था, और उसे पहले ही पता चल गया था कि वह ईयान के लेवल के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वह जमीन से उठा और ईशान के ऊपर कूद गया, अपनी एड़ी से वार किया, उसके सिर की ओर लात मारी। छुपा कृपाण निगल स्वाइप। यह देखकर कि रसोइया दखल देना चाहता है, ईशान थोड़ा पीछे हट गया। हवा में ही उसने अपना ब्लेड घुमाया और एक हल्की सी रोशनी में कट गया। ईशान दयालु था क्योंकि उसने अपने ब्लेड के पीछे से वार किया, लेकिन संजय के कंधे पर अचानक वार हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि जैसे ही संजय को ईशान ने नीचे गिराया, बगल से एक सीटी की आवाज आई। ईशान ने अपने हाथ में ब्लेड उठाया, फिर उसने अपने पूरे हाथ पर एक बहुत बड़ा बल महसूस किया। अपना सिर घुमाने पर उसने पाया कि उसकी तलवार एक खूंटी वाले पैर को अवरुद्ध कर रही थी। यह रेड लेग जेफ का झटका निकला। वास्तव में जब ईशान और कुलिना ने लड़ाई शुरू की तो वह पहले से ही दृश्य में आ गया था। हालांकि वह लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। जब संजय ने भाग लिया तो चीजें बदल गईं। ईयान के ब्लेड की रोशनी बहुत तेज थी, और जहीर को यह पता नहीं चला कि उसने पीछे से वार किया है, इसलिए उसने सोचा कि संजय को उसकी गोली से चोट लगी है, और इससे वह अपना आपा खो बैठा और सीधे ईशान पर वार कर दिया। अपने चरम पर ज़हीर अत्यंत शक्तिशाली किक के मास्टर के रूप में प्रसिद्ध थे। अपना दाहिना पैर खोने के बाद भी वे कमजोर नहीं दिखते थे। उनके पेग लेग किक तेज और मजबूत थे, एक के बाद एक ईशान पर वार करते, जिससे ईशान को लगातार वार का विरोध करने के लिए अपनी लड़ाई से विचलित होना पड़ता था। यह देखकर कुलिना को पता चल गया कि उसके और ईशान के बीच द्वंद्व युद्ध उस तरह नहीं चलेगा जैसा होना चाहिए था, लेकिन सौभाग्य से वह नाटक कर रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और ज़हीर के साथ मिलकर ईशान पर हमला बोल दिया। जमीन पर लेटे हुए संजय के कंधे में दर्द हो रहा था, लेकिन इस समय उसने दांत पीसकर उठकर दूसरों के साथ मिलकर ईशान पर हमला कर दिया। इस प्रकार इन तीनों ने एक साथ ईशान को घेर लिया। ईशान ने जरा भी परवाह नहीं की, हल्के से मुस्कुराया और चिल्लाया, दोस्तों, ध्यान रहे। फिर उसने तलवार को अपनी कमर पर वापस बांध लिया और फिर उसे उन तीनों पर बहुत तेज गति से अनगिनत वार करते हुए फेंका। छुपा कृपाण बर्फबारी स्लैश।
ईशान ने ऊपरी, मध्य और निचले हिस्सों की ओर अनगिनत प्रक्षेपास्त्र छोड़े और उसकी याद दिलाने के कारण संजय, जाहिर और कुरिना सभी सतर्क थे। इसलिए जब ईशान ने कदम उठाया तो उन्होंने समय पर प्रतिक्रिया की और छलांग लगा दी। जहाज में कहीं से भी सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी और यह ईयान की तलवार की हवा में चीरती आवाज थी। अनगिनत वारों में काफी ऊर्जा थी। उसके सामने उसके प्रहारों से घिरे दायरे में रेस्तरां की मेजें और कुर्सियां तुरंत अनगिनत टुकड़ों में कट गईं। फर्श, दीवारें और छत सभी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। धमाका। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे रेस्टोरेंट में अचानक बम फट गया हो और बारातियों की दीवार में अचानक एक बड़ा सा छेद हो गया हो। जब ईशान ने आखिरकार तलवार चलाना बंद कर दिया तो उसे अपने सामने 100 मीटर के पंखेनुमा क्षेत्र में कोई भी वस्तु सही सलामत नहीं दिखी। यह देखकर संजय सिहर उठा और उसके हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट गिर गई। साला, अगर मैं समय रहते नहीं बचता तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। संजय ने ऐसा ही सोचा। अपनी तलवार वापस खींचने के बाद ईशान ने अपना मुंह टेढ़ा किया, सीधा खड़ा हुआ और झीर की ओर हाथ हिलाया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा रेस्तरां बर्बाद कर दिया, लेकिन मरीन्स को तुम्हें इसका बदला देना चाहिए। ही। इतना कहकर ईशान मुड़ा और बाहर भाग गया। टूटा हुआ रेस्टोरेंट उनके नाटक को ज्यादा वास्तविक बना सकता है, इसीलिए ईशान ने ऐसा किया तो एक्टिंग लगभग यहीं पूरी हो जाती है। झीर एक अच्छा इंसान है और ईशान उसे और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो वहां से चला गया। झीर अवाक रह गया और बस ईशान को जाते हुए देखता रहा। बूढ़े, मुझे क्या करना चाहिए? संजय झीर के पास आया और एक और सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। झीर ने लड़की की ओर देखा। कुलिना ने सांस छोड़ते हुए कहा, यह मरीन की गलती है, हम इसे स्वीकार करते हैं। हम मत। भाड़ में जाए ये सब, झीर ने नाराजगी से कहा। संजय ने कुलिना को देखते ही अपना असली रूप दिखा दिया, गालों पर हाथ रखा और लाल आंखों से बोला, अरे मेरी सुंदरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसकी भरपाई तो उस आदमी को करनी चाहिए। कुरिना ने उसकी ओर देखा, उस अजीब आदमी को नजरअंदाज किया और अपने अधीन समुद्री सैनिकों की ओर हाथ हिलाया, चलो चलें। ईयान के कथित बीस्ट रूप को देखकर वे नौसैनिक बहुत डर गए। उन्हें लगा कि उनके कमांडर कुइना के पास दूसरे दल को हराने का कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए आदेश सुनते ही वे तुरंत खड़े हो गए और सलामी दी। ईशान और कुइना के रिश्ते का पता किसी को नहीं चल पाया। वहां मौजूद लोगों को बस इतना पता था कि उनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी और जब उन्होंने मिलकर उसके खिलाफ मोर्चा खोला तो उस रहस्यमय आदमी ने पूरी ताकत झोंक दी और फिर चुपचाप चला गया। युद्धपोत पर वापस लौटने पर कुरिना ने दूर से ईशान को नाव चलाते हुए देखा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हालांकि झीर और संजय ने उनकी लड़ाई में दखल दिया, लेकिन जब कुरिना अकेले ईशान से लड़ रही थी तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने बड़े भाई ईशान को नहीं हरा सकती। अपनी बेतहाशा ताकत के बावजूद वह एक भी वार नहीं कर पा रही थी। उसका हर वार ईशान आसानी से टाल देता था। उसे पता नहीं था कि यह तथाकथित केनबुनशोकु हकी, अवलोकन हकी का प्रयोग था, इसलिए वह चौंक गई। हालांकि चूंकि वह जानती थी कि ईशान और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, इसलिए कुइना को राहत मिली। इसलिए उसने अपने अधीन सैनिकों से कहा, जब हम बेस पर पहुंचें तो बाराती रेस्तरां को मुआवजा भेज दें। रेस्तरां में व्यापार स्वाभाविक रूप से नहीं चल सकता है, इसलिए झीर समुद्री डाकू शेफ के एक समूह के साथ रेस्तरां की सफाई कर रहा था। पैटी युद्ध की त्रासदी को देखने के बाद जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पाई, बस बुदबुदाई, लानत है, अगर यह आदमी फिर से वापस आता है तो उसे अच्छा समय नहीं मिलेगा।
झीर ने पैटी का सिर थपथपाया और कहा, बकवास मत करो, बस जल्दी काम करो। वो नौजवान तो पहले से ही दयालु था, कम से कम रेस्टोरेंट तो अब भी ठीक ठाक है। TN लोल XD। यह सुनकर संजय चुप रहा। उसे भी पता था कि झीर सच कह रहा है। अगर आखिरी वार ब्लेड के पिछले हिस्से से न होता तो शायद अब तक उसे गंभीर चोट लग चुकी होती। उस आदमी ने कहा कि उस पर हमें 13 लाख बेरियों का खाना बकाया है जो यहाँ बचा है। संजय बोला, तो बुढ़े, क्या हमें उसका पैसा मुआवजा समझ लेना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। झीर बूढ़ा और पढ़ा लिखा था। उसे लग रहा था कि ईशान और मरीन महिला कमांडर के बीच कोई राज है, पर उसने पूछताछ करने का इरादा नहीं किया। उसने बस इतना कहा, जब मरीन मुआवजा देने को तैयार हैं तो उन्हें देने दो। अगर वो आदमी वापस आ जाए तो हमें उसे खाना देना चाहिए। बाराती रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद ईशान ने अपने खाने के पैसों के बारे में भी सोचा। बाराती रेस्तरां को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद ईशान को लगा कि अगर वह वास्तव में वहां से और खाना लाने की योजना बना रहा है तो शायद पैटी उसके खाने पर थूक देगी। हालांकि फिर भी ईशान बहुत खुश था। कुरिना के जागने को उसकी इच्छा पूरी करने वाला कहा जा सकता है। कुरिना की कहानी के अनुसार ईशान ने पाया कि यह उसके शिचिबुकाई बनने और ईस्ट ब्लू तक खबर फैलने के कारण हो सकता है कि वह आखिरकार अपनी कोमा से बाहर आ गई। जोरो और मास्टर कोशिरो की चर्चा के तहत उन्होंने उसे काफी मजबूत उत्तेजना दी, जिससे वह जाग गई। दूसरे शब्दों में, इसे अप्रत्यक्ष रूप से बचाए गए के रूप में भी देखा जा सकता है। कुरिना एक ऐसी लड़की है जो आसानी से हार मानने से इनकार करती है। नाव पर लेटे हुए ईशान अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा था। चूंकि मैं कुरिना से यहीं मिला था, तो क्या मुझे अब भी फ्रॉस्ट मून गांव वापस जाना होगा? कुरिना के अनुसार जोरो भी चला गया है। वह आदमी शायद अब तक खो गया होगा। अगर ईशान फ्रॉस्टमून गांव वापस भी जाता तो भी वह उसे वहां नहीं पाता। गांव में सिर्फ मास्टर कोशिरो ही होने चाहिए। हालांकि ईशान को अपने गुरु की बहुत याद आती है। ईशान सोचता है कि अभी वापस जाना ठीक नहीं है। कुछ देर के लिए ईशान भी घर की याद जैसी भावना से खुद को रोक नहीं पाया। जब मास्टर कोशिरो ने लौटने के बाद उससे उसके अनुभव के बारे में पूछा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। क्या उसने सीधे तौर पर उसे बताया था कि वह अंकल कुणाल के मार्गदर्शन में क्रांतिकारी सेना में शामिल हो गया था? क्या मास्टर कोशिरो ऐसी किसी बात की चिंता करेंगे? ईशान इतनी बेतहाशा सोच रहा था। समुद्री हवा को पाल को उड़ाने और नाव को आगे ले जाने दे रहा था। जबकि वह नाव पर लेटा हुआ था, वह बेहोश होकर सो गया। जब वह उठा तो उसने पाया कि शाम होने वाली थी। उसने जिस दिशा में जा रहा था उस ओर देखा और महसूस किया कि वह अपने घर वापस जाने के रास्ते से भटक गया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भरी और कहा, भूल जाओ, मैं सीधे अलाबस्ता क्यों नहीं चला जाता? मैं गांव वापस चला जाऊंगा जब मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। हालांकि ईशान अब शिचिबुकाई बन गया है, फिर भी उसके सामने दो छिपे हुए खतरे हैं। एक है सेलेस्टियल ड्रैगन। ईशान को अभी भी यकीन नहीं है कि वे बदला लेंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने उसे शिचिबुकाई के भीतर एक जगह का वादा किया था और उसके चालक दल के इनामों को रद्द कर दिया था। और केवल एक चीज जो उसे करनी चाहिए वह है उन्हें चिप वापस देना। लेकिन कौन जानता है कि ये घमंडी कमीने क्या सोचेंगे या करेंगे। इसलिए ईशान को हर मामले के खिलाफ सतर्क रहना होगा। दूसरे छिपे हुए खतरे की बात करें तो निस्संदेह वह एकमात्र जोकर है। ईशान ने अपने एक आदमी वेर्गो को मार डाला और उसे डोफ्लेमिंगो के रवैये के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि उसने एक दो बार ईशान का साथ दिया था,
लेकिन ईशान ने बिना पैसे दिए हथियारों का एक जत्था खरीद लिया और उसे एक नकली चिप दे दी। इस सहयोग के परिणामस्वरूप जोकर कुछ समय के लिए रुक गया, लेकिन ईशान अच्छी तरह जानता है कि वह एक दुष्ट समुद्री डाकू है। अभी शांति है, इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी। इसके अलावा ईशान का मानना है कि ईस्ट ब्लू में उसके संक्षिप्त ब्रेक के बारे में निश्चित रूप से विश्व सरकार की खुफिया एजेंसी को पता चल जाएगा। इस समय ईशान को हॉकिंस की भविष्यवाणी याद आ गई। तथाकथित आश्चर्य तो पूरा हो ही चुका है, तो फिर छिपा खतरा कहाँ है? इन्हीं चिंताओं के चलते ईशान ने फिलहाल फ्रॉस्ट मून गांव वापस न जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह अपने गुरु के पास वापस गया और खतरा साथ लाया तो ईशान को जरूर पछताना पड़ेगा। मन बना लेने के बाद ईशान ने राहत की सांस ली। तभी उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हुई और उसे एहसास हुआ कि उसे खाना खाए हुए कई घंटे हो गए हैं। ईशान भूखा था और उसे खाना चाहिए था, लेकिन इस बार ईशान ने अपना माथा पीट लिया और याद आया कि कुनीना के साथ की गई हरकत की वजह से ही वह जल्दी